Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic the making of Germany and Italy. So अगर हम बात करें इस पूरे टॉपिक की तो इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जर्मनी एंड इटली जो हैं वो नेशन स्टेट्स बनते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली इस सेक्शन में इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं टॉपिक की वो जर्मनी की है। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, कि क्या किसी नेशन को बनाने में आर्मी आर्किटेक्ट हो सकती है, आर्मी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो ये चीज हम देखेंगे और मेजरली इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि हाँ जर्मनी जो है वो कैसे एक नेशन स्टेट बनता है। तो अभी तक जो भी हमने कुछ पढ़ा है, जैसे हमने फ्रेडरिक सोरियो की जो पेंटिंग डिस्कस की थी उसमें हमने देखा था कि यूएसए और स्विट्जरलैंड जो है वो प्रॉपर यूनाइटेड स्टेट्स बन चुके थे, मतलब वो नेशन स्टेट्स थे। फ्रांस जो है वो फ्रेडरिक सोरियो की जो पिक्चर है, पेंटिंग है, उसमें फ्रांस लिबर्टी का जो स्टेच्यू है उस पे जस्ट पहुंचा था। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं फ्रांस भी नेशन स्टेट बन चुका था, बट प्रॉपर तरीके से नहीं, उथल पुथल अब भी फ्रांस में मची हुई थी। तो ये हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और हमें ये भी पता है कि जर्मनी एंड इटली अभी तक नेशन स्टेट्स नहीं बने हैं, ये अभी भी टुकड़ों में बटे हुए हैं। जैसे हमने नेपोलियन की जब कहानी पढ़ी थी, नेपोलियन के टाइम पे किस तरीके से 36 जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है उनको यूनाइट किया गया था। तो मतलब एक्चुअली जर्मन जो है वो काफी सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। इटली का भी सेम सीन है। तो ये अभी तक नेशन स्टेट्स नहीं बने हैं। तो अब हम इस सेक्शन में यही देखेंगे कि जो जर्मनी एंड इटली है वो कैसे नेशन स्टेट बनते हैं। तो पहले शुरू करते हैं जर्मनी से। 1848 के बाद क्या हुआ, जो यूरोप में नेशनलिज्म की भावना है ना उसका मतलब थोड़ा चेंज होने लग गया। अभी तक 1848 से पहले नेशनलिज्म का मतलब क्या था, नेशनलिज्म एसोसिएटेड था डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन से। अभी तक हमने जो भी नेशनलिज्म पढ़ा है उसका मतलब हमने यही जाना है कि जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो एक नेशन स्टेट चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए, उनकी इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो और मोनार्की ना हो। वो मोनार्की को मतलब राजा महाराजा को हटाना चाहते थे। तो 1848 से पहले नेशनलिज्म का कुछ ऐसा मतलब था और नेशनलिज्म जो है वो डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ था। बट 1848 के बाद ना इसका मतलब थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था इसमें हमने देखा था कि धीरे धीरे करके अब मोनार्क्स को भी ये समझ आने लग गया था कि अगर उन्हें रेवोल्यूशंस को रोकना है तो उसके लिए उन्हें लिबरल नेशनलिस्ट को थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, उनको थोड़ी सी लिबर्टी या कंसेशन जो है वो देनी पड़ेगी। तो मोनार्क्स जो है अब वो ये समझने लगे थे कि अगर हमने लिबरल नेशनलिस्ट की बातें नहीं मानी या उनके तरह हम नहीं चले तो अल्टीमेटली हम हमारा जो ओहदा है, हमारी जो पोजीशन है वो गवा देंगे। तो अब मोनार्क्स को क्या समझ आया कि अल्टीमेटली जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, नेशन स्टेट चाहते हैं कि जो जगहें हैं, जो जर्मनी है वो जैसे टुकड़े टुकड़ों में टूटा पड़ा है, इसको अगर हम यूनाइट कर दें, इसको यूनिफाई कर दें और एक देश बना दें तो ये लोग खुश हो जाएंगे। यही तो आखिरकार नेशनलिस्ट चाहते हैं। तो अब जो मोनार्क्स हैं या जो कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने ये चीज अपने हाथ में ले ली कि ठीक है तुम्हें क्या चाहिए, नेशन स्टेट ना, हम तुम्हें नेशन स्टेट बना के देंगे। इससे क्या फायदा होगा कि जो ये मोनार्क्स हैं, जो राजा महाराजा हैं, उनकी पोजीशन खतरे में नहीं आएगी, उनकी जो पावर है वो बनी रहेगी, उनको जो प्रिविलेज वगैरह मिल रही हैं, उनकी जो इज्जत है वो बनी रहेगी, उनको कोई भी नहीं हटाएगा, लोग उनके अपोज में नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से जो नेशनलिज्म की भावना है वो 1848 के बाद चेंज होने लगी। 1848 के बाद ये जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो मोनार्क्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, उन्होंने स्टेट पावर को प्रमोट करना शुरू किया। मतलब कि जो एक राजा के अंदर जो भी एरिया आ रहा है उस चीज को उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया, या एक कोई राजा है उसकी पावर को प्रमोट करना शुरू किया कि भाई कोई राजा बहुत पावरफुल है और उस राजा के अंडर कोई एक पर्टिकुलर एरिया आ जाए और वो जो राजा है वो ज्यादातर यूरोप पे अगर अपनी डोमिनेशन कर लेता है, ज्यादातर यूरोप पे अगर अपना कब्जा कर लेता है तो कितनी बढ़िया बात रहेगी। पूरा जो एरिया है वो एक हो जाएगा, फिर कोई भी टुकड़े टुकड़े नहीं रहेंगे। तो कुछ इस तरीके की बातें जो है वो लोगों को बताई गई। तो मान लो क्या हो रहा है कि अगेन अगर जैसे इस तरीके से कोई देश, जर्मनी ही जो है वो टूटा हुआ है, तो यहाँ पे कोई राजा है और वो राजा क्या कह रहा है कि अगर मैं इन सारे टुकड़े टुकड़ों को जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टेट पावर आ जाएगी, मेरा यहाँ पे पूरे एरिया पे रूल हो जाएगा, हमारी पॉलिटिकल डोमिनेशन रहेगी इस पूरे एरिया पे और ये एक यूनिफाइड नेशन बन जाएगा। तो यही चीज जो है हमें जर्मनी के केस में देखने मिली। इसीलिए मैं जर्मनी का एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि जर्मनी में यही हुआ और इटली में भी यही हुआ। इटली और जर्मनी में डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन के थ्रू नेशन स्टेट नहीं बने, बल्कि यहाँ पे हुआ है राजा महाराजा वाला सिस्टम। यहाँ पे जो कंजर्वेटिव्स हैं या यूं कहें जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, राजा जो हैं,
उन्होंने नेशन स्टेट बनाया है, ठीक है, यूनिफाइड किया है जर्मनी और इटली को एक नेशन की तरह। अब क्योंकि हम जर्मन की कहानी डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी तक जर्मन में क्या हुआ था, जैसे हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि जर्मन में नेशनल असेंबली बनी थी, और नेशनल असेंबली में ज्यादातर कौन लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, मिडिल क्लास जर्मन्स ज्यादातर नेशनल असेंबली का पार्ट थे। और ये जो नेशनल असेंबली बनी थी जर्मन की, ये दो वजहों से टूट गई थी। पहली तो ये थी कि भाई जो गरीब लोग हैं, अब उनकी कोई भी नहीं सुन रहा था, जो नेशनल असेंबली है वो गरीब लोगों की नहीं सुन रही थी, इसीलिए गरीब लोगों ने, जो वर्कर क्लास है, जो पेजेंट्स वगैरह हैं, उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। दूसरा जो बड़ा कारण था जिसकी वजह से जर्मन नेशनल असेंबली डिस्ट्रॉय हुई, वो ये था कि मोनार्क्स प्लस जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, वो काफी पावरफुल हो चुकी थी, ठीक है। मोनार्की और मिलिट्री जो है वो पावरफुल हो चुकी थी, और मोनार्की और मिलिट्री के साथ साथ कौन आ गए थे इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए, मोनार्की और मिलिट्री के साथ हाथ जोड़ लिया था बड़े बड़े लैंड ओनर्स ने, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, जिनको जंकर्स कहते हैं। तो प्रूशिया के जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने भी मोनार्की और मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया था नेशनल असेंबली को अपोज करने के लिए, और इसीलिए नेशनल असेंबली जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई और वापस से मोनार्की जर्मन में आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो राजा थे, बेसिकली जो मोनार्क्स थे, उनको ये समझ आ गया था कि अगर हमें अपनी पावर बचाए रखनी है तो हमें जो पूरे एरियाज हैं जर्मन के, उनको यूनाइट करना होगा। तो इस जर्मन यूनिफिकेशन की जो कमान है वो प्रूशिया ने संभाली। प्रूशिया जो है वो लीडरशिप के तौर पे निकल के आया, और प्रूशिया ने ये जो पूरी मूवमेंट है नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, इसको लीड किया। तो था क्या, मतलब कि जो एरियाज थे जर्मनी के, जो टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए थे, वो कैसे थे कि भाई कुछ जो जर्मनी का एरिया है उस पे ऑस्ट्रिया के किंग जो है रूल करते हैं, कुछ जर्मन का जो एरिया है उस पे डेनमार्क के लोग जो हैं वो रूल कर रहे हैं, कुछ एरिया जर्मन का फ्रांस के पास है और कुछ प्रूशिया के पास है। तो जो प्रूशिया वाले जो लोग हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया, उन्होंने एक तरीके से ये इनिशिएटिव लिया कि अब वो पूरे जर्मनी को यूनाइट करेंगे। सो अब क्या हुआ कि प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, उन्होंने इस पूरे जो प्रोसेस था नेशनल यूनिफिकेशन का, उसकी कमान अपने हाथों में ली। प्रूशिया जो है वो तो एक तरीके से एम्पायर है, किंगडम है, वो खुद तो पूरा प्रोसेस नहीं कर सकता, आखिरकार करेगा तो कोई इंसान ही। तो इसमें ये जो पूरा नेशनल यूनिफिकेशन का प्रोसेस है उसको आखिरकार किस पर्सन ने लीड किया, तो वो ऑटो वन बिस्मार्क थे, उन्होंने लीड किया। और ये अकेले नहीं किया, बल्कि विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, उनकी मदद से ऑटो वन ने ये यूनिफिकेशन का काम किया। तो 7 सालों में 3 लड़ाइयां लड़ी गई, 3 वॉर्स जो हैं वो पर्शिया ने लड़ी विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया के साथ 3 वॉर्स हुई, और ये जो वॉर है मतलब पूरे 7 साल के अंदर ये 3 वॉर हुई, और आखिरकार पर्शिया जो है वो जीत गया। और पर्शिया के जीत के ही साथ नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है, इसका प्रोसेस खत्म हुआ। मतलब एक तरीके से अब जर्मनी कॉन्सोलिडेट हो गई, यूनिफाई हो गई। जैसे अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था ना कि कुछ हिस्से जो है वो ऑस्ट्रिया के पास थे, कुछ हिस्से जर्मन के डेनमार्क के पास थे, कुछ फ्रांस के पास थे, कुछ पर्शिया के पास थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये जो दूसरे दूसरे हिस्से थे, अब ये पर्शिया ने अपने हिस्से में ले लिए थे, अपने अंडर ले लिए, और पूरा जो जर्मन है अब वो यूनिफाइड हो गया। और इस पूरे यूनिफिकेशन को मतलब इस ये जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ है, इसको दर्शाने के लिए, इसको प्रोक्लेम करने के लिए, एक तरीके से ऑफिशियल तरीके से डिक्लेयर करने के लिए एक सेरेमनी रखी गई वर्सेज में, जहां पे जर्मन एम्परर किसको घोषित किया गया, तो पर्शियन किंग थे विलियम वन, उनको पूरे जर्मन का एम्परर घोषित किया गया। सो ये सारा काम हुआ है 1871 जनवरी में। तो अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो 18 जनवरी 1871 में जर्मन स्टेट्स के अलग अलग प्रिंसेस, मतलब जो अलग अलग रॉयल फैमिली के जो लोग रहते हैं, वो जर्मन स्टेट के अलग अलग प्रिंसेस जो हैं, वो आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि आर्मी ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वॉर आखिरकार किसने लड़ी है, वॉर लड़ी है आर्मी के लोगों ने, तो आर्मी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस पूरे यूनिफिकेशन में। तो आर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पे ज्वाइन हुए, और पर्शियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, तो काफी सारे जो इंपॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे इकट्ठा हुए।
तो वर्सेस में एक पैलेस था काफी बड़ा, और उस पैलेस के हॉल में ये सारे लोग इकट्ठा हुए और यहाँ पे जर्मन का जो नया एम्परर था केसर विलियम वन, उसको घोषित किया गया। तो बेसिकली केसर विलियम वन जो है पहले इस पर्शिया के किंग थे, और पर्शिया के किंग को अब पूरे जर्मन का एम्परर घोषित किया गया इस सेरेमनी में। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power। तो ये पूरे यूनिफिकेशन में हमें बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि ये सारा जो काम है वो किसने किया है, प्रशिया ने किया है। और प्रशिया जो है वो यहाँ पे लीडर की तरह निकल के आ रहा है। तो डेफिनेटली बाकी जो एरिया प्रशिया ने अपने अंडर लिए हैं लड़के, वहां पे भी पर्शियन डोमिनेंस ही दिखने वाली है कि यहाँ पे ये जो फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया से जो हिस्से प्रूशिया ने अपने अंडर लिए हैं, वहां पे भी प्रूशियन डोमिनेंस ही रहने वाला है। ओवरऑल तो ये जर्मनी है, बट डोमिनेंस किसका दिखेगा, इसका दिखेगा, क्योंकि आखिरकार राजा भी प्रूशियन किंग ही है। जो पहले प्रूशियन एम्पायर का किंग था, अब वो पूरे जर्मन एम्पायर का किंग है, जर्मन का एम्परर है। तो क्लियरली डोमिनेंस या दबदबा किसका होने वाला है, प्रूशियन पावर का होने वाला है। अब ये जो नई स्टेट बनी, नया जो पूरा यूनिफाइड जर्मन बना, यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया करेंसी को मॉडर्नाइज करने के लिए, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स को भी और बेहतर बनाने पे फोकस किया गया, उनको भी मॉडर्नाइज करने के लिए फोकस किया गया ताकि ये सारी जो चीजें हैं वो और बेहतर तरीके से काम कर सकें। Prussian measure and practices often became a model for the rest of Germany। अब अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रूशिया के जो राजा हैं उन्होंने जो दूसरे इलाके हैं ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क, उनके ऊपर कब्जा किया है, उनको अपने अंडर लिया है। तो ये जो दूसरे इलाके हैं, जो पहले डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया वाले जो इलाके थे, इन जगहों पे भी अब प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाने लग गया। वो एक तरीके से मॉडल बन गई कि जो चीज पहले प्रूशियन एम्पायर में फॉलो हो रही थी, वही चीज अब हमारे जो नए जगहें जर्मन के अंडर आई हैं उन पे भी फॉलो होने लग गई। तो बेसिकली अब पूरे जो जर्मन एम्पायर है उसमें प्रूशिया का दबदबा है, प्रूशिया का जो मॉडल है वो यूज किया जा रहा है। प्रूशिया में जिस तरीके से मेजर्स थे, प्रैक्टिसेस थे, उनको अब फॉलो किया जा रहा है। वैसे तो भाई पूरा जर्मन जो है वो यूनिफाई हो चुका है, और इसके जो किंग हैं वो कौन बने हैं, विलियम वन। और ये जो विलियम वन है वो पहले प्रूशियन किंग थे, और अब ये पूरे जर्मन के एम्परर है। सो इस तरीके से जर्मन जो है अब वो एक नेशन स्टेट बना। और यहाँ पे अब हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि नेशन स्टेट यहाँ पे किसी डेमोक्रेसी या रेवोल्यूशन की वजह से नहीं बना है, यहाँ पे कोई भी इलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं आई है, बल्कि यहाँ पे क्या हुआ है, राजा ने ही एक तरीके से जो इनिशिएटिव लिया पूरे जर्मन को यूनिफाइड करने का, और जो अलग अलग हिस्से दूसरे किंग्स के पास थे जर्मन के, उनको भी लड़के वॉर के थ्रू जर्मन में इंक्लूड कर लिया गया और पूरे जर्मन को यूनिफाई कर दिया गया, और इस तरीके से जर्मन एक नेशन स्टेट बना। और हमारा जो सेक्शन था वो था कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो यहाँ पे क्लियरली हमें आंसर दिख रहा है कि यस, आर्मी कैन बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, क्योंकि अगेन लड़ाइयां लड़के जर्मन को यूनिफाई किया गया है। वॉर लड़ी हैं, 3 वॉर्स जो है वो लड़ी गई। ये वॉर जो है आर्मी के थ्रू ही लड़ी जाएंगी, आर्मी इनको लड़ेगी, और जब आर्मी वॉर लड़ेगी और जीतेगी तो डेफिनेटली आर्मी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और काफी इंपॉर्टेंट रोल है आर्मी का जर्मन को एक नेशन स्टेट बनाने में। तो आई होप कि ये सारी चीज आपको क्लियर होंगी कि किस तरीके से पहले 1848 से पहले नेशनलिज्म का मतलब डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से जोड़ा जाता था, बट 1848 के बाद नेशनलिज्म का मतलब चेंज हो गया और वो कहीं ना कहीं स्टेट पावर और पॉलिटिकल डोमिनेंस से जुड़ गया। मतलब कहीं ना कहीं यूं समझ लो, मोनार्की ने नेशनलिज्म की भावना को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ दिया और उसको अपने फेवर में ले लिया कि नेशनलिज्म का मतलब तो नेशन स्टेट है ना, यूनिफिकेशन है, तो राजा नेशन स्टेट बना के दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके की जो भावनाएं हैं वो लोगों में जगाई गई। तो स्टेट पावर और पॉलिटिकल डोमिनेंस को काफी बढ़ाया गया और दिखाया गया, और उस तरीके से नेशन स्टेट जो है जर्मन में बना। क्योंकि जर्मन में हुआ क्या है कि जो प्रूशियन किंग है उसी ने तो बाकी के जो इलाके हैं उनको अपने अंडर लिया लड़ाई लड़के, तो इसी तरीके से पूरा जो जर्मन है वो यूनिफाई हो गया। यहाँ पे कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट हमें नहीं देखने मिल रही है। तो आई होप कि ये चीजें अब आपको एकदम क्लियर होंगी कि जो जर्मनी है वो कैसे एक नेशन स्टेट बना।